नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा। आज मैं आया हूं प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी के पास। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि सतीश शर्मा जी ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। कई पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। ज्योतिष मंथन पत्रिका का करीब 25 वर्षों तक वो संपादन कर चुके हैं और कई फैक्ट्रियों का, उद्योग घरानों का, आवास गृहों का, इनका वास्तु भी कर चुके हैं। मेरा आज एक सवाल है कि देश में अभी संसद चल रही है, संसद का सेशन चल रहा है और संविधान पर बहस चल रही है। बहुत सारा शोर मचा हुआ है, कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं। कांग्रेस किसी भी तरीके से संसद नहीं चलने देना चाह रही। कई सारे वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो मैं सतीश शर्मा जी से जानना चाहता हूँ कि क्या होने जा रहा है। भारत की जन्म पत्रिका क्या कहती है, नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका क्या कहती है और अन्य लोगों का क्या। नमस्कार राजेश जी, दर्शकों को भी नमस्कार। आपने जब मेरी इतनी तारीफ कर दी तो एक छोटी सी तारीफ और कर दीजिए ना कि कई फैक्ट्रियों का टर्नओवर 15-20 हज़ार करोड़ में बढ़ा चुका हूँ वास्तु और ज्योतिष के प्रयोग से। और स्थिर लक्ष्मी के जो प्रयोग हमने किए उसके शानदार परिणाम आए हैं। सब जीवंत उदाहरण हैं और बताए जा सकते हैं एड्रेस नाम पते से। तो ये मेरी खुद की प्रशंसा नहीं है, वैदिक ज्ञान की ताकत का परिचय है कि अगर देवताओं को वास्तु चक्र में जमीन पर सही जगह पहचाना जा सके कहाँ है वो और उनसे क्या परिणाम निकल सकते हैं, उनकी माइथोलॉजिक जो करेक्टर है उनका ज्ञान आपको हो जाए तो आप क्या चमत्कार नहीं कर सकते। मैं और मेरे विद्यार्थी इस काम में बहुत सफल हैं। तो ये तो तारीफ उड़ान हुई, हर कोई करता है अपनी अपनी, हम भी करें। और अब आपके सवाल का जवाब इस बात से शुरू करता हूँ कि इस सप्ताह में नरेंद्र मोदी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया है जो ऐतिहासिक माना गया है और उन्होंने बहुत सारे डिस्क्लोजर किए, बहुत तैयारी की और उसके परिणाम बहुत दूर दूर तक देखने को मिलेंगे। मैं उनके भाषण को इस बात से जोड़ता हूँ कि अभी उन्होंने ये कहा था कि जो वर्ग हमारे देश के विरुद्ध काम कर रहा है विदेशों में भी बैठ के, हम उनको उनकी भाषा में ही जवाब देंगे। ऐसा दिख भी रहा है। भारत सरकार ने उस वर्ग से संबंधित लोगों के लिए जो कि इस देश में बहुत सारे छिद्र खोज के वहाँ पैसा पहुँचाया, उन लोगों से अपनी भाषा में बात कर रहे हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे हैं, देश के इतिहास को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। हम साफ देख रहे हैं कि ये खुला युद्ध हो गया है, एक अधर्म युद्ध के विरुद्ध धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। मैं नाम लूँ या ना लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा देश जान चुका है कि वो कौन लोग हैं और भारत सरकार और भारत का हित चाहने वाली राजनीतिक पार्टियां उनके विरुद्ध क्या कर रही हैं। उनमें लीडर निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी है और अब अमेरिका से भी ऐसा उद्घोष हुआ है कि साहब हम डीप स्टेट के खिलाफ काम करेंगे। डीप स्टेट कौन है, इसको समझने के लिए आप लोग अखबारों का सहारा लीजिए, टीवी का सहारा लीजिए, कहीं कोई चर्चा आएगी तो हम भी बोल देंगे। परंतु एक बहुत व्यापक तंत्र है जो देशों की सरकारों को बदलने, देशों के भाग्य को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आप बताइए कि मैं किसके बारे में बोलूं। सबसे पहले आप मोदी जी के बारे में बोल दीजिए। पहली बात तो ये कि एक शब्द में मैं जवाब दे दूंगा कि मोदी जी को बहुमत क्यों नहीं मिला, 240 क्यों रह गए। द आंसर मस्ट बी एस्ट्रोलॉजिकल। नरेंद्र मोदी के भाग्य के स्वामी चंद्रमा की दशा में चल रहे थे। ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी भी नीच राशि के चंद्रमा के नीच भंग राजयोग में चल रही थी।
नरेंद्र मोदी के भी चंद्रमा से नीच भंग राजयोग बन रहा है शक्तिशाली। और जब उनकी मंगल की महादशा शुरू हुई, वृश्चिक लग्न है और नीच राशि के चंद्रमा है, अनुराधा जन्म नक्षत्र है और मंगल की महादशा चल रही है। मंगल अपने ही राशि में है, लग्न में, परंतु उनकी नवमांश कुंडली में नीच राशि में चले गए और दशमांश कुंडली में भी नीच राशि में चले गए। कोई ग्रह जब नीच राशि में चला जाता है तो पूरे परिणाम नहीं दे पाता। अगर एक नवांश आगे भी इनके मंगल होते, लियो में होते, तो ये और भी बड़ा और नया इतिहास रच सकते थे। मंगल ने चंद्रमा की महादशा में जो परिणाम दिए, उस ढंग का व्यापक बहुमत इनको नहीं दिया, इनको थोड़ा सा नीचे रख दिया। मजबूरन इनको और दलों की मदद लेनी पड़ी और बहुत दुस्साहसी निर्णय से लेने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। फिर भी इतने क्यों आ गए? 240 भी कम नहीं, तीसरी टर्म में तो प्रधानमंत्री बने हैं, शक्तिशाली होकर उभरे हैं, कहीं से भी नहीं लगता वो कमजोर पड़ रहे हैं और अपने शत्रुओं पर पूरा प्रहार कर रहे हैं, अंदर खाने भी और व्यापक रूप से भी, सार्वजनिक रूप से भी। क्योंकि उनकी जन्मपत्रिका में मंगल का षडबल 1.31 है और ये सामान्य से 31% ज्यादा है। इसलिए नीच नवांश में और नीच दशमांश में होने के बाद भी उनके मंगल अति शक्तिशाली हैं, क्योंकि ज्योतिष विधा में जितने तरह के बलों की गणना करके हर ग्रह की और वो जो मान दिया जाता है, उसमें मंगल एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के लिए पर्याप्त है। छाप छोड़ के जाएंगे इतिहास पर, भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाएगा। अब इनके अष्टक वर्ग की बात करते हैं। पहले तो मोदी की तारीफ करूंगा, फिर बताऊंगा कि उनके किए का क्या परिणाम आएगा। अष्टक वर्ग बिंदु उनके कुंभ राशि में 27 है, मीन राशि में 20 है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैंने इस देश के बहुत बड़े साधु संतों का अष्टक वर्ग जब जांच करता हूं तो उनके पंचम भाव में अष्टक वर्ग बिंदु कम मिलते हैं। एक शोध का विषय हो सकता है। मेरी मान्यता है कि जो लोग पिछले जन्मों में बहुत बड़े पुण्य किए हुए हों और मोक्ष की ओर अग्रसर हो रहे हों, यानी उन्होंने अपने कर्मों को क्षय कर दिया हो और बाकी जन्म फिर मिल गया, बाकी बचे कर्मों का नाश कर दें और वो मोक्ष की ओर निकल जाएं, इसलिए उनको कर्मबल इस जन्म में कम चाहिए। तो संत या राजा तो बन सकते हैं, परंतु धनी अगर बन जाते तो फिर से कर्म इकट्ठे हो जाते। धनी लोगों को धन अर्जन में काफी कर्म ऐसे जमा हो जाते हैं जो फिर जन्म के लेने के लिए बाध्य हैं। तो नरेंद्र मोदी के पंचम भाव में भी 20 बिंदु हैं अष्टक वर्ग में। ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए ये अपने लोक और परलोक दोनों को सुधारने का काम करेंगे। इसलिए जब 30 मार्च 2025 के बाद जब मीन राशि में शनि आएंगे, शनि इनसे ऐसे ऐसे काम कराएंगे जो कि कहीं क्रूर होंगे, कहीं कठोर होंगे, कहीं दुस्साहसी होंगे, कहीं जीवन को दांव पर लगाकर भी निर्णय लेंगे और या ऐसे लेंगे जिसमें इनके पक्ष में बहुत ज़्यादा चैरिटी जमा हो जाए। 80 करोड़ लोगों को कोई राजा अनाज पहुंचा दे वर्षों तक, बहुत बड़ी चैरिटी है। आप ध्यान दीजिए, बड़े बड़े संत भाषण देते हैं हजारों लोगों को और आस्तिक बनाते हैं, तो उसका फल उनको मिलता है कि नहीं? एक राजा अगर उससे बड़ी भी चैरिटी कर जाए तो उसका मोक्ष का साधन बन जाएगा कि नहीं? तो मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी वास्तव में अपने कर्मों को क्षय कर रहे हैं और करोड़ों लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कल्याण करके और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अब उनको या तो मोक्ष हो जाएगा या बहुत अधिक जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और इसलिए जब ढैया उनकी उतरेगी 30 मार्च 2025 को वृश्चिक लग्न के, और 5वें जब शनि आएंगे तो वो असाधारण काम करेंगे जिसमें उनका कोई दल साथ दे या ना दे, वो अपने निर्णय कर जाएंगे और वो निर्णय इतिहास दृष्टि से
बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ये बात बेईमानी है कि नरेंद्र मोदी अपनी टर्म पूरी करते हैं या आधी करते हैं, वो जो लीक छोड़ जाएंगे उस पर अन्य दलों को चलना ही पड़ेगा। अब कोई चाहे ना कि कोई चाहे जैसा इस पद को सुशोभित कर दे और टिक जाए, संभव नहीं। नरेंद्र मोदी की विरासत को वही प्रधानमंत्री ढो सकता है जिसका आभा मंडल, जिसकी योग्यता, जिसकी संकल्प शक्ति नरेंद्र मोदी से अधिक हो। अगर नरेंद्र मोदी से 19 कोई आदमी इस सीट पर आ गया, कभी नहीं टिक पाएगा। देश तो फिर भी चलेगा। इस देश की ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, इस देश की परंपराएं बहुत स्ट्रांग है, इस देश पर शास्त्रों का अभी भी नियंत्रण है, ऋषियों का नियंत्रण है, साधु संतों का नियंत्रण है, आस्थाओं का नियंत्रण है। इसलिए ये देश तो कितने ही इस देश में आए और यहीं खप गए और चले गए। इस देश में कितने ही मंगोल, तुर्क, मुगल, खिलजी आए और चले गए, या तो यहाँ खप गए या लौट गए। ये देश वहाँ की वहाँ। और इस देश को पराधीन तो हुआ, परंतु पराधीन बनाए रखना अब संभव नहीं। इसलिए कुछ लोगों ने जो नारे दे रखे हैं और मिथ्या भ्रम में जी रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा, हिंदुओं का ही स्थान रहेगा, भारत की जनपत्रिका यही कहती है। और नरेंद्र मोदी वो लीक डाल जाएंगे और मैं समझता हूँ अपने इस कार्यकाल में ये उन सब शक्तियों को परास्त करने में सफल हो जाएंगे जो इस देश के साधनों का शोषण करने में लगे हुए। एक सवाल ये होता है, क्या ये तीसरा टर्म पूरा कर पाएंगे? निश्चित करेंगे। अगर शासन का कोई रूप बदला तो भी ये शासन में तो रहेंगे और अपने किसी विश्वस्त को ही गद्दी सौंपेंगे। अभी मुझे कोई संदेह नहीं है, जो लोग उनके बीच में छोड़ने को या 2027 में छोड़ने को कहते हैं, उसका कारण यह है कि मीन राशि के शनि में अंतिम भाग में चूँकि सप्तम भाव को शनि देखेंगे, वृश्चिक लग्न से पंचम भाव में शनि सप्तम भाव को देखेंगे और दूसरे भाव को देखेंगे जो कि धन और कुटुंब का भाव है। मेदिनी ज्योतिष में भी सप्तम भाव को देखना या केंद्र में कई ग्रहों का होना कोई साधारण लक्षण नहीं है। इसलिए मीन राशि के शनि के अंतर्गत ही कुछ दल इनसे नीतिगत विरोध पालकर विरोध में जाने की चेष्टा करेंगे, पर मैं इनको सत्ता से हटता हुआ नहीं देख रहा। इसके बाद आती है विरोधी दलों के बारे। तो क्या विरोधी दलों में कोई नेता ऐसा है कि जिसका इतना प्रबल हो कि वो मोदी जी पर भारी पड़ता हो, या जिनके ऊपर उठने के चांस हो, या वो सब लोग, या अभी इंडिया अलायंस का कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात हो, तो कोई कौन ऐसा नेता हो सकता है कि जो इंडिया अलायंस का नया नेता भी हो सकता है? एक बात कहूँ जो अजीब सी लग सकती है, ये एक पहाड़ है, इधर से चढ़े इधर से उतरे, है ना। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पहाड़ का जो शिखर है 3.5 से 4.5 पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी। ये पहाड़ वंश वृक्ष है। पहली पीढ़ी में वो एक क्लर्क है, साधारण टीचर है। दूसरी पीढ़ी में वह कुछ बन गया है और स्टेट लेवल तक पहुंच गया। तीसरी पीढ़ी में वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है और राष्ट्र प्रशासन करने की स्थिति में आ गए। जिनके राजयोग और धनयोग है उनकी बात कर रहा हूँ। अब संपन्नता के शिखर पर पहुंचने के बाद उनका पराभव शुरू हुआ, क्योंकि संपन्नता जनित दोष उनके लाइफ में आने लगे। अब यहाँ से पतन शुरू होता है, कुटेव आ गए उस परिवार में, धन की बीमारियां भी आ गई। 4.5 से 5.5 पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी और 7वीं 7वीं पीढ़ी पर वह पुनः उसी रैंक में आ गया जहाँ 7 पीढ़ी पहले था, साधारण व्यक्ति। यानी एक औसत है कि 7 पीढ़ी में इतिहास बदलता है उस परिवार का। आज कोई जमीन पर भी है तो चढ़कर आसमान तक चला गया। इनमें जिनका पुण्य बल बहुत अधिक हुआ वो बहुत तेजी से आगे चढ़े। कोई कलेक्टर बन पाया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई साधारण व्यापारी बनेगा, कोई टाटा बिरला बन गया।
चौथी पांचवी पीढ़ी में, फिर संपन्नता जन जोश आए, फिर उनका पराभव हो गया। मैं ऐसे कई पराभवों के वंशों की कथा अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूँ कि जिनकी तीसरी चौथी पीढ़ी चले गए और बहुत ज़्यादा दोष हो गए, उन वंशों का नाश हो जाएगा। देश में ऐसे 4-5 वंश चल रहे हैं जिनकी संतानें छठी या सातवीं पीढ़ी में, पांचवी या चौथी पीढ़ी में हैं, और तीसरी या चौथी पीढ़ी में दोषों के आने की वजह से कुछ का पतन जल्दी हो जाएगा, और कुछ की अगर छठी सातवीं पीढ़ी चल रही तो वो लोग वापस ज़मीन पर आ गए। इशारा आप ले लीजिए कौन हो सकते हैं, मुँह से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको आता हूँ इंडिया की जन्म पत्रिका पे। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, चंद्रमा की महादशा है, और इंडिया के जो कर्क राशि के चंद्रमा है जन्म पत्रिका में, जो पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है भारत का 15 अगस्त 1947 को, तो वो चंद्रमा की महादशा के अंतिम 2 अंतर्दशाओं में चल रहे हैं, और चंद्रमा की महादशा मार्च 25 के आसपास समाप्त हो जाएगी। फिर इंडिया मंगल महादशा में आएंगे, और मंगल उनकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, और मंगल कहाँ बैठे हैं? दूसरे भाव में, मिथुन राशि। मंगल का षडबल भारत की जनपत्रिका में सर्वाधिक है 1.63। अब भारत का विदेश व्यापार और साझेदारी के काम, इंटरनेशनल अलायंस, ये बनेंगे। भारत की कई देशों से गुप्त संधियां होंगी। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान शासन की मदद करने के लिए कुछ देश और तैयार हो जाएंगे, परंतु चूंकि शनि मीन में आकर 30 मार्च 2025 के बाद मीन राशि में आकर भारत की लगन को देखेंगे, भारत के विखंडन की कोशिशें और भी तेज हो जाएंगी। मैं ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि वो लोग जो भारत की एकता को खंडित करना चाहते हैं, अपना अंतिम प्रयास करेंगे और बहुत बड़ा पैसा झोंकेंगे। इस क्रम में उन सब लोगों का नाश हो जाएगा जो उनसे पैसा प्राप्त कर रहे हैं। शासन में बैठे लोगों का यह संकल्प कि हमको उनकी उन्हीं भाषा में जवाब देंगे, मुझे लगता है बहुत मुखर होकर आएगा, और इस देश में हजारों लोगों का कैरियर नष्ट हो जाएगा, और जितना पैसा उन लोगों ने विदेशों से प्राप्त किया है उनके हलक से निकाल दिया जाएगा, या तो उनको जेल भेजा जाएगा या उनका करियर ख़त्म कर दिया जाएगा। बात स्पष्ट है, इशारा भी स्पष्ट है, बहुत सारे चैनल से इस पर बोल रहे हैं। मैंने अपनी बात इशारे में कह दी, इसमें नाम लेना जरूरी नहीं है। विरोधी दलों के नेताओं में जैसे ममता बनर्जी है, या सोनिया गांधी है, या राहुल गांधी है, या ऐसे ये नेता हैं, ये क्या नरेंद्र मोदी का पराभव करने में सफल हो पाएंगे, या इनके प्रयास अधूरे रह जाएंगे, या जो इंडी गठबंधन नाम का एक जो गठबंधन बना रखा है वो बिखर जाएगा? इनका जवाब देने से पहले मैं हर एक के बारे में बताऊं। मिसेस सोनिया गांधी की जनपत्रिका को मैं उठा लेता हूं, उसी में राहुल गांधी के बारे में जवाब आ जाएगा। सोनिया गांधी जी की कर्क लग्न है, वे इस समय शुक्र महादशा की चंद्रमा अंतरदशा में चल रही है। इनका सबसे ज्यादा नुकसान चंद्रमा में, शुक्र में सूर्य अंतरदशा में हुआ, जो कि मार्च 24 तक थी। जो इनको उन्नति दिखाई दे रही थी, दरअसल वो नुकसान में बदल गई, क्योंकि इनके बारे में जितने भी लीगल एक्सपोजर्स हुए हैं, भारत सरकार ने जो भी कागजात प्राप्त किए इनके विरुद्ध में, वो उसी पीरियड में किए। आप ज्योतिषी कारण जानते हैं, मैं बताता हूँ। उनकी जनपत्रिका में सूर्य का षडबल 0.63 है, 1.00 के स्थान पर 0.63 है। वे ना तो कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगी और राजकीय को भी झेलना पड़ेगा। मैं इसलिए सूर्य के अंतर्दशा में जो उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट मिले हैं सरकारों को, और मीडिया ने जो तथ्य प्राप्त किए हैं, वो चंद्रमा की अंतर्दशा में और फिर मंगल के अंतर्दशा में खुलकर सामने आएंगे। अभी उनको शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, जो मार्च 24 से शुरू हुई और नवंबर 25 तक चलेगी। उनकी चंद्रमा राहु और शनि के बीच में है। ये पाप कर्तृ योग उनको उनके जीवन के सबसे बड़े कष्ट में ला रहा है, क्योंकि चंद्रमा पाप कर्तरी में है और पाप ग्रहों से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है। मैं फिर कह रहा हूं
कि 12वें भाव में बैठे उनके चंद्रमा के एक तरफ राहु हैं, एक तरफ शनि हैं, और इस समय कुंभ राशि में बैठे हुए शनि ने, जो कि 30 मार्च तक कुंभ में है, उनके दशम भाव को देखते हुए उनके सब सारे वैभव को, सारी ख्याति को नष्ट कर दिया है, और 30 मार्च से पहले पहले इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। चंद्रमा की अंतर्दशा में, जो कि पापकर्तरी में है, जिनके एक तरफ राहु है एक तरफ शनि है, सोनिया गांधी को जीवन की सबसे बड़ी हानि सहन करनी पड़ेगी। उसमें स्वास्थ्य भी शामिल है और उसमें पॉलिटिकल रेपुटेशन भी शामिल है। इसलिए उनसे जुड़ा पूरा तंत्र अब धरातल पर आ जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारी वैभव, सारी श्री नष्ट हो जाएगी, क्योंकि राजाओं की तो सजा यही होती है कि उनको जमीन पर उतार दिया जाए। इस वंश का ये जो पड़ाव है, इससे ये निकल पाएंगी मुझे नहीं लगता, कि नवंबर 25 बहुत दूर है, और नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनके साथी दल इस समय ब्रह्मास्त्र लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए नवंबर 25 कैसे आएगा मुझे ये कहना बहुत मुश्किल है। क्या उनकी संतान की लॉन्चिंग फेल। जिसको कहा जाता है वो सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, न ये बन पाएंगे न वो बन पाएंगे। अच्छा, ममता बनर्जी की पूछ जानना चाहते हैं जी। सवाल ये है कि क्या वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं? हम्म। यही पूछ रहे हो ना? लीजिए, उसका उत्तर देते हैं आपको। मकर लग्न की जन्मपत्रिका है, शनि महादशा में, राहु अंतर्दशा है, राहु उनके 12वें भाव में बैठे हैं और सूर्य के बहुत करीब हैं, अस्त हैं। जून 25 तक राहु में अंतर्दशा है, और फिर बृहस्पति की अंतर्दशा है, जो उनकी जन्मपत्रिका के 3रे और 12वें भाव के स्वामी हैं। अकारक भावों के स्वामी बृहस्पति हैं। ममता बनर्जी 2027 के दिसंबर से पहले कुछ भी नहीं बन सकती, क्योंकि शनि अंतर्दशा के बाद बृहस्पति अंतर्दशा, शनि उनके मारक हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, और बृहस्पति उनके 7वें भाव में बैठे हैं, जो पुनः मारक है। इसलिए जून 25 से दिसंबर 27 के बीच में ममता बनर्जी को अपने जीवन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लॉस झेलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो 2027 कैसे पार करेंगे। उनकी जन्मपत्रिका में प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं हैं, क्योंकि आगे भाग्य के स्वामी बुध की महादशा दिसंबर 27 के बाद आएगी, परंतु बुध अस्त हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, और किसी भी तरह से इतने योग कारक नहीं है जितने उनकी शनि हैं। शनि उनकी जन्मपत्रिका के उच्च राशि में होकर चंद्रमा से छठे बैठे हैं, इसलिए शनि दशा पर्यंत तो वो फिर भी कुछ प्राप्त कर सकी हैं, परंतु शनि महादशा तो दिसंबर 27 में या उसके आसपास समाप्त हो जाएगी, तो बुध की महादशा वो परिणाम नहीं देंगे। तो ये संयोजक भी बन जाएं, ये प्राइम मिनिस्टर फेस भी बन जाएं, ये इंडी गठबंधन की प्रमुख भी बन जाएं, तो भी इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं है। ये था ज्योतिष के नज़रिए से देश का राजनीतिक सिनेरियो, और इसके बारे में सतीश शर्मा जी ने कुछ भविष्यवाणियाँ की, कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए, और कुछ नई बातें भी बताई कि आगे क्या होने वाला है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। इसके साथ एक आश्वासन दे रहा हूँ, जाने से पहले अगले एपिसोड में मैं ये बताऊंगा कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। नमस्कार।